हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम अनदर इम्पॉर्टेंट क्लासिकल थिंकर कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका सिद्धांत है वो है उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इसे डिटेल में देखेंगे, कंप्रहेंसिव किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईजी लैंग्वेज में इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। इनका इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है इनका टाइम लाइन। तो इनका जन्म हुआ था 1818 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। तो ये आपको ध्यान में रखना इनका जो टाइम लाइन है, क्योंकि नेट स्पेशली नेट के पेपर में जो क्लासिकल थिंकर हैं सोशोलॉजी के, इनकी जो टाइम लाइन है वो आपसे पूछी जाती है सीक्वेंस में अरेंज करने की। पहले कौन सा थिंकर थे, उसके बाद या फिर उसके बाद, या फिर कभी कभी आपसे मैचिंग के क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक तरफ थिंकर रहेंगे और दूसरी तरफ उनकी जो टाइम लाइन है वो रहेगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है इनके बारे में, ये वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। एग्जाम में आपसे कभी कभी एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 मई को 1818 को ट्रायर जर्मनी में हुआ था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो इसका इंग्लिश वर्जन है, तो आप दोनों याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसका ईयर 1848 में इन्होंने लिखा था अपने एक फ्रेंड के साथ में। इनका नाम था एंगल्स के साथ में लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और इनकी और इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। तो ये दोनों बुक आपको याद रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में। एक है इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरी है इनकी दास कैपिटल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। और इनके जो विचार थे, खासकर जो पूंजीवादी के, काफ़ी जो पूंजीवादी है व्यवस्था है, ये इसके काफ़ी आलोचक थे। तो इनके जो विचार ये साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया। तो इनका जो विचार था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ। तो इनके विचार इतने पॉपुलर हुए थे, इनके विचार एक विचारधारा ही बन गई जिसे मार्क्सवाद विचारधारा कहते हैं। अब इनका प्रारंभिक जीवन और इनकी शिक्षा देखते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वह 5 मई 1818 को ट्रायर के जर्मनी में हुआ था। इनके जो पिता थे वो एक वकील थे और इनका जो जन्म था वो एक यहूदी फैमिली में हुई थी। मार्क्स से उनकी जो शिक्षा हुई थी वो बान और बर्नल विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। बाद में इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी पढ़ाई की थी। 1841 में इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है थोड़ा इनके प्रारंभिक जीवन के और शिक्षा के बारे में। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास जो है वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किसने कहा कि मानव इतिहास वर्ग संघर्षों की एक श्रृंखला है। तो ये मार्क्स का मानना था। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवादी युग में जब संघर्ष होगा तो उसमें जो है समाजवाद द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। पूंजीवादी व्यवस्था में जब संघर्षपन होगा सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्गों के बीच में, तो एक समाजवाद जो है वो अवस्था आएगी। आगे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में इसे देख लेते हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक थी, हमने अब पहले भी इसे डिस्कस कर चुके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। ये दो इम्पॉर्टेंट बुक्स को आप याद रखिएगा। ये किसकी बुक है? तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी एंगल्स के साथ में मिलकर। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने घोषणा की थी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ में कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसमें ये घोषणा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में करी थी कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ और पूंजीवाद को उखाड़ फेंको। ये आप ध्यान में रखिएगा। दास कैपिटल भी इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने पूंजीवाद की घोर आलोचना की थी। ये पूंजीवाद के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। मार्क्स जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर आलोचक रहे थे और ये इन्होंने राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय थे। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तो इन्हें कई देशों में इनका जाना जो था वो मनाही थी। इन्हें कई देशों ने इन्हें अपने एंट्री नहीं देते थे, इन्हें अपने देश में रहने के लिए इन्हें परमिशन नहीं मिलती थी, निर्वासित कर देते थे। तो इन्हें जर्मनी से भी निकाल दिया गया था इनके अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण।
तो ये लंदन में बस गए और वहीं पे इन्होंने अपने बाकी का समय जो है वो वहाँ पे गुजारा। इनकी जो डेथ हुई थी वो 14 मार्च 1883 को लंदन में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके विचार बहुत ही पॉपुलर, आज भी रिलेवेंट है, आज भी लोग इन्हें मानते हैं। तो दुनिया भर में काफ़ी इन्होंने प्रभावित किया, जो भी राजनीतिक आंदोलन थे उन्हें काफ़ी प्रभावित किया, इनके जो भी विचारधारा रही है मार्क्सवाद ने। तो ये इनकी जो लाइफ है, जो भी इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इनका जीवन परिचय और कुछ इनकी प्रारंभिक लाइफ इनकी कैसे रही, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इनका जो सिद्धांत देखेंगे वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, इसे देखेंगे। तो इनका जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत माना जाता है, कि समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं, इन्होंने जो भी इतिहास को, जो समाज का इतिहास है उसे 4 वर्गों में बांटा है, उसी और बताया कि हर अवस्था में जितने भी पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया उसमें 2 वर्ग रहे हैं और 2 वर्गों के बीच में संघर्ष रहा है, और यही संघर्ष से एक सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ। यही है इनका वर्ग संघर्ष का जो है वो सिद्धांत। तो ये कहते हैं, और इनका जो भी सिद्धांत रहा है ये एक आर्थिक संरचना को काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट मानते हैं। ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जो मूल कारण है वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन है। उत्पादन प्रणाली को ये कहते हैं कि समाज की जो है वो आर्थिक संरचना है, और इसी में परिवर्तन जो है, समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का कारण है। कैसे है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस तरह से मार्क्स अपने सिद्धांत को है जो आर्थिक आधार पर केंद्रित करते हैं। तो इनका जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है वो किस आधार पर, वो है आर्थिक आधार पर केंद्रित है, क्योंकि ये कहते हैं कि जब समाज की उत्पादन प्रणाली या आर्थिक संरचना में परिवर्तन होता है तब समाज में भी परिवर्तन देखा जाता है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे हम डिस्कस करते हैं। अब ये इनका जो सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी समझनी होंगी, तो हम देखते हैं इसे। ये उत्पादन प्रणाली को इन्होंने 3 सूत्रों में बांट के समझाया है। ये कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली में 3 चीज़ें होती हैं, एक है उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन प्रणाली। तो ये क्या है? उत्पादन के साधन जिनसे उत्पादन किया जाता है, जैसे कच्चा माल हो गया, पूंजी हो गई, प्रौद्योगिकी हो गई, इनसे उत्पादन किया जाता है किसी भी वस्तुओं का। अब उत्पादन शक्ति क्या होगी? जिससे उत्पादन किया जा सकता है, जैसे श्रम शक्ति, जो मजदूर होते हैं उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के जो मजदूर होते हैं वही है उत्पादन शक्ति या श्रम शक्ति। उत्पादन प्रणाली क्या होती है कि उत्पादन की शक्ति प्लस उत्पादन संबंध जो होते हैं, जो श्रम शक्तियों के बीच और उनके बीच जो उत्पादन संबंध होते हैं वही होती है उत्पादन प्रणाली। तो आई होप ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कैसे परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है। अब मार्क्स कहते हैं कि जब भी परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं, कि कच्चा माल, पूंजी, प्रौद्योगिकी, ये सब चीज़ें। तो कहते हैं कि इन्हीं उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तब होता है कि परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है, जब उत्पादन के साधन परिवर्तित होते हैं। जैसे ये कहते हैं कि उत्पादन के साधनों में जैसे जो प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अगर आप आज के टाइम की बात करें तो जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें पहले मैनुअली काम होते थे, फिर कंप्यूटर आ गया, अब AI आ गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे प्रौद्योगिकी चेंज हो रही है। तो उत्पादन के जो साधन है कि कैसे शुरुआत हो रही है चेंजिंग की, है ना, कि परिवर्तन की कैसे शुरुआत हो रही है। तो कहते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परिवर्तन में, है ना। तो इनका यही कहना था कि उसके बाद ये कहते हैं कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से क्या होगा कि श्रम शक्ति में भी परिवर्तन होता है, कि श्रमिकों की, इससे क्या होगा कि श्रमिकों में क्या कुशलता बढ़ेगी। जब पहले मैनुअली लोग काम करते थे, अब कंप्यूटर से काम करेंगे तो उनसे वो कुशल होंगे, उसमें उन्हें स्किल होना पड़ेगा कंप्यूटर पर काम के लिए। मन को ये कहते हैं कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है और उनका बौद्धिक विकास भी होता है। अब ये कहते हैं कि उत्पादन के साधन एवं श्रम शक्ति में परिवर्तन के साथ उत्पादन की शक्ति में भी परिवर्तित हो जाती है। वो कहते हैं कि आप देखिए कैसे उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ, उसके बाद उत्पादन श्रम शक्ति में परिवर्तन हुआ, फिर उत्पादन शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक चीज़ में परिवर्तन से जो सारी चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, ये मार्क्स का कहना है। अब ये मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन शक्ति में परिवर्तन मालिक के अनुसार बाहरा मजदूर वर्ग के बीच उत्पादन संबंधों में परिवर्तन करने को मजबूर करता है।
तो कहते हैं ये जो पूंजीवादी युग है, जो आज का जो युग है, इसमें क्या होगा कि जब उत्पादन शक्ति में परिवर्तन होगा तो मालिक जो पूंजीपति वर्ग है और सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके बीच जो उत्पादन के संबंध है उनमें भी परिवर्तन करने का एक मजबूरी होगी, वहाँ भी परिवर्तन आएगा, जिससे क्या होगी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगी और समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे कि परिवर्तन की कैसे शुरुआत होती। कहते हैं कि 3 चीज़ों की बात करते हैं कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन प्रणाली। तो कहते हैं कि उत्पादन के साधन में प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो परिवर्तन की शुरुआत होगी उत्पादन के साधनों से। तो प्रौद्योगिकी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, इससे परिवर्तन होगा, फिर उत्पादन शक्ति में भी परिवर्तन होगा, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो जाएगा। और फिर ये जो पूंजीवादी युग है, इसमें क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग और इसमें मालिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग के संबंधों में भी परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कि समाज में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको समझना है इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में या फिर इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में, कि ये कहते हैं उत्पादन प्रणाली के आधार पर इन्होंने समाज के ऐतिहासिक विकास को 4 भागों में मेनली डिवाइड किया है। तो पहला है आदिम साम्यवाद, दूसरा है प्राचीन, तीसरा है सामंतवाद और चौथा है पूंजीवादी युग। तो ये और एक एक करके डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो ये कहते हैं कि पहली जो आदिम साम्यवादी अवस्था है, इसमें क्या था कि जो व्यक्ति था उसका जो जीवन था वो बहुत ही सिंपल था। वो शिकार करता था और अपना भोजन करता था, तो उसका जीवन निर्वाह बहुत ही सिंपल था। इसमें कोई उत्पादन नहीं होता, कोई उत्पादन के साधन नहीं होते थे, कोई उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि इसमें ना तो कोई वर्ग था, ना किसी का ना शोषण होता था, ना कोई शक्तिशाली होता था, ना कोई कमज़ोर होता था। इसमें कोई शोषण नहीं, सिंपल था एकदम। ये आदिम साम्यवाद की बात करते हैं, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करते हैं कि इसमें व्यक्ति का एक ही काम था कि सिंपल अपना पेट पालना होता था, कि शिकार करना और भोजन करना, बस एक ही था। प्रथम अवस्था जो है वो आदिम साम्यवाद की। अब ये दूसरी अवस्था की बात करते हैं जो कि प्राचीन समाज है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा इसमें दास प्रथा का जन्म हुआ। इसमें थोड़ी सी व्यक्ति क्या है कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने लगा, वो अपनी थोड़ी ज़मीन एक्वायर करने लगा, और जिससे क्या हुआ कि एक वर्ग विभेद प्रारंभ हुआ। वर्ग जिसके पास अब ज़मीन हो गई, जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा। जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो उसको कमज़ोर समझने लगा। तो इससे क्या हुआ कि वर्गों में विभेद थोड़ा सा प्रारंभ हुआ। ये प्राचीन समाज में इन्होंने कहा कि दास प्रथा का प्रारंभ हुआ, ये मार्क्स कहते हैं। अब तीसरी अवस्था में जो है वो सामंतवाद युग, सामंतवाद। इसमें कहते हैं कि राजाओं का अधिकार था और राजाओं ने क्या किया कि अपनी जो संपूर्ण भूमि थी वो सामंतों को विभाजित कर दी, कि अब राजा जो था वो अपनी भूमि पर नियंत्रण किसको दे दिया, सामंतों को, जैसे जो जमींदार है उन्हें दे दिया, और उनके थ्रू वो काम करवाने लगा। तो सामंत का पूर्ण अधिकार हो गया। तो अब ये क्या है कि एक सामंतवादी युग में सामंत हो गया, और ये अब इनका जो सामंतों का अधिकार होता था, अब सामंत किससे कार्य करवाते थे, ये श्रमिकों कृषकों से करवाते थे। तो इसमें 2 वर्ग हो गए सामंतवादी युग में। एक है जो सामंत है वो लॉर्ड जिन्हें, और कृषक। तो जो सामंत है उनके पास अधिकार होते थे, क्योंकि राजाओं ने अपना अधिकार भूमि हस्तांतरित किया, उसके पास सारे अधिकार होते थे, और वो कृषकों का जो है शोषण करता था। तो इसमें क्या है कि मार्क्स कहते हैं कि इसमें 2 वर्ग हुए, सामंत वर्ग और एक है कृषक। तो इनके बीच वर्ग विभेद हुआ और इनका सामंतों ने इनका शोषण किया। ठीक है। अब ये कहते हैं जो चौथी अवस्था है वो पूंजीवादी अवस्था है। ये जो अभी वर्तमान समय चल रहा है, ये बात करते हैं कि इसमें औद्योगिक क्रांति होगी, और जो वस्तुओं का उत्पादन होगा वो बड़े पैमाने पर कारखानों में होगा, फैक्ट्रियों में होगा। इससे क्या होगा कि और इसमें बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी यूज़ का इस्तेमाल होगा। इससे क्या होगा कि बेरोज़गारी फैलेगी, और जब प्रोडक्शन मशीनों से होगा कि लोगों का काम उतना नहीं बढ़ेगा, तो उससे क्या होगी बेरोज़गारी फैलेगी और वेतन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब लोग काम करने के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगे और मशीनें काम कर रही होंगी, तो उससे जो पूंजीपति वर्ग है उन्हें एक मौका मिलेगा श्रमिकों का शोषण करने के लिए। तो वो उन्हें कम पैसे दे के ज़्यादा काम करवाएंगे और उनका शोषण बढ़ेगा श्रमिकों का। ये कहते हैं ये पूंजीवादी युग में ये होगा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। इसमें क्या होगा कि ये कहते हैं इस युग में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आएगा। ये जो युग है ये वर्तमान समय के युग की बात करते हैं, और इसी युग में है वो क्रांति होगी। अभी कैसे होगी वो हम बात करते हैं। तो कहते हैं इसी युग में क्रांति होगी और सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित होगी। तो आगे डिटेल में यहाँ तक आई होप ये समझ में आ गया होगा। उत्पादन प्रणाली के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के
एक ऐतिहासिक समाज का ऐतिहासिक जो अवस्था है, विकास की अवस्था, उससे डिवाइड किया कि कैसे समाज का विकास हुआ है। और हर आदिम साम्यवाद को छोड़ के हर जो समाज के विकास की अवस्था थी उसमें 2 वर्ग रहे हैं। प्राचीन जो समाज है इसमें क्या हुआ था कि ये दास वर्ग था, मालिक वर्ग थे। दास वर्ग था जिसके पास संपत्ति थी और जिसके पास संपत्ति नहीं थी। सामंतवादी अवस्था में क्या था कि जो सामंत थे और जो कृषक थे, ये 2 वर्ग थे, इनके बीच संघर्ष होता था। और पूंजीवादी युग में क्या था कि ये कहते हैं कि पूंजीपति और जो मजदूर वर्ग, जो सर्वहारा वर्ग, ये 2 वर्ग हैं, इनके बीच शोषण चरम पर पहुंच जाएगा, फिर सर्वहारा क्रांति होगी। तो ये चीज़ें आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। अब मार्क्स कहते हैं कि इन्होंने 4 वर्गों में बांटा और बाकी ये 2 और समाजों की बात करते हैं, समाजवाद और साम्यवाद। ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। जब क्रांति होगी पूंजीवादी समाज में, तब समाजवाद और साम्यवाद आएगा। ये अवस्था, ये भविष्य की समाज की बात करते हैं। अब मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलती जाएगी वैसे वैसे समाज भी बदलते जाते हैं। तो हमने अभी 4 समाजों की बात की थी कि जैसे कैसे उत्पादन प्रणाली उसमें बदली। पूंजीवादी समाज में क्या है कि उत्पादन कारखानों में होने लगा, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो समाज में भी बदलाव देखा गया, अब समाज में परिवर्तन हुआ। तो यही कहते हैं कि और ये 2 वर्गों में जब ये कहते हैं कि संघर्ष होता है तब समाज में बदलाव होता है। ये 2 वर्ग कहते हैं कि ये 2 वर्ग की बात हमेशा जितने भी अवस्थाएं रही हैं, जितने भी काल रहे हैं, वो कहते हैं कि इसमें हम 2 वर्ग रहे हैं और 2 वर्गों के बीच में हमेशा से संघर्ष रहे हैं। एक वर्ग है जो वो शोषक था और दूसरा वर्ग जो है वो शोषित था। अब मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज से पूर्व जो है समाज के दास एवं कृषक समूहों को स्वयं में वर्ग कहा गया, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में समान थी, परंतु उनमें चेतना का अभाव था। तो मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में ही वर्ग संघर्ष या फिर क्रांति क्यों होगी। उससे पहले भी तो वर्ग संघर्ष थे। वो कहते थे कि इससे पहले भी वर्ग संघर्ष थे, समाजों में वर्ग संघर्ष थे, लेकिन उसमें क्या होता कि जैसे दास और कृषकों और श्रमिकों में स्वयं में वर्ग कहा, क्योंकि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति तो समान थी, किसमें चेतना नहीं थी, इनमें चेतना नहीं थी, इनके बीच इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं होता था, इनमें वो चेतना नहीं थी इकट्ठे होने की, हम चेतना होके कि हमारी चेतना इकट्ठी हो जाए और हम क्रांति करें। तो कहते थे कि पहले के जो समाज रहे हैं पूंजीवादी समाज से पहले, इनमें श्रमिकों के बीच चेतना नहीं थी इकट्ठे होने की, क्रांति करने की, इसलिए इनमें क्रांति नहीं हुई है। ये क्या थे, असंगठित थे, इनमें वर्ग जो विरोध था वो वर्ग संघर्ष तक नहीं ले जा सका। तो यही है कि यही रीज़न था कि जो पहले के समाज थे वो उसमें वर्ग संघर्ष वो जो है वो क्रांति नहीं हुई, वर्ग जो विरोध था उसमें वो क्रांति में बदल नहीं सके हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में संघर्ष हुआ क्योंकि समाज कई अर्थों में अपने अतीत समाज से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में जो है वो शोषण जो है वो अपने चरम स्तर पर पहुँच जाएगा। जो श्रमिकों, जो सर्वहारा वर्ग है और जो कृषक, जो यहाँ पे मजदूर वर्ग है, उसका जो पूंजीपति वर्ग होता है, शोषण बहुत ही चरम स्तर पे पहुँच जाएगा और श्रमिकों में एक चेतना का भाव उत्पन्न होगा, वो संगठित होकर क्रांति करेंगे, सर्वहारा क्रांति होगी जो, और साम्यवाद की स्थापना होगी। अब मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन जो है वो लाभ के लिए होता है, जबकि अतीत के समाजों में जो उपभोग के लिए होता था। ये भी एक रीज़न था कि इसलिए उनमें इतना संघर्ष नहीं था। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग अपने लाभ के लिए वो जो श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर करता है, उन्हें कम वेतन देता है, उनके जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, मूलभूत सुविधाएं, तो बहुत मुश्किल से मजदूर अपना गुजारा कर पाते हैं। और वे कहते हैं कि जो पहले के जो समाज थे, इससे पहले जो समाज सामंतवादी समाज था या फिर जो कृषक समाज था, उसमें क्या है कि उत्पादन उपभोग के लिए होता था, तो उसमें लाभ के लिए नहीं होता था, शोषण इतना ज़्यादा नहीं होता था। ये कहते हैं कि इस समाज में उत्पादन मशीनीकरण हो चुका है पूंजीवादी समाज में, और श्रमिक वर्ग के महत्व में जो है वो कमी आई है, क्योंकि अब जो उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में होता है तो बड़ी मशीनों से होता है, तो श्रमिकों की जो है उतनी आवश्यकता नहीं है, उतना महत्व कम हो चुका है। तो जो बार्गेनिंग पावर है, जो पूंजीपति वर्ग है, तो अब वो अपने ही तरीके से कि उनको कम पैसे में, कि अगर इतने कम पैसे में उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के पास में ऑप्शन है मशीनों से काम करवाने से का, इसलिए। और ये कहते हैं कि पूंजीपतियों और सर्वहारा बीच की भी नगद का संबंध है, जिसमें दोनों वर्गों में किसी तरह का भावनात्मक, सांस्कृतिक और परंपरागत संबंध नहीं है। ये कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने लाभ के लिए काम करता है, और जो मजदूर वर्ग है वो अपने जीविका उपार्जन के लिए काम करता है,
और इनके बीच जो है वो संबंध जो है वो किसी भी तरीके का भावनात्मक संबंध नहीं है, ना ही किसी सांस्कृतिक और परंपरागत संबंध जैसे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की पहले के जो समाज थे पूंजीपति वर्ग पहले पूंजीवादी समाज से पहले के जो समाज थे और पूंजीवादी जो समाज है उसमें क्या डिफरेंस रहा है, तो ये यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अब मार्क्स कहते हैं कि उद्योगपतियों में आपसी स्पर्धा भी होगी, लाभ कमाने की मनोवृत्ति के कारण श्रमिक जो है वो हर्षे पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज के टाइम पे भी कैसे जो कंपनीज होती हैं कॉम्पिटिशन करती हैं एक दूसरे के साथ में, उससे क्या है कि श्रमिकों का शोषण बढ़ जाता है। और मशीनीकरण भी हुआ है इस युग में, श्रमिकों का जो श्रम का महत्व जो है वो कम हो जाएगा और श्रमिकों में अलगाव की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। कैसे जो है श्रमिक जो है वो अलग हो जाएंगे, उनमें अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि वैसे कैसे वो खुद को समाज से अपने काम से कटा हुआ पाएंगे। एक तरीके से कह लिए आप डिप्रेशन का शिकार होना, इसे आप मान सकते हैं एक तरीके से। तो यही कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि जब उद्योगपतियों में पूंजीपतियों में स्पर्धा होगी तो जो श्रमिक है वो हाशिए पर आ जाएंगे और मशीनीकरण के कारण जो श्रम का महत्व कम हो जाएगा, श्रमिकों का महत्व कम हो जाएगा। इससे श्रमिकों में क्या होगी कि एक अलगाव की भावना आ जाएगी समाज से, वो खुद को जब उन्हें बेरोज़गारी बढ़ेगी, जब उनके पास काम नहीं होगा तो वो अपने आप को एक एलियनेशन की भावना, एक अलगाव की भावना में पाएंगे। अब मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे पूंजीपति अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाता जाएगा, उसके पास पैसा है काफ़ी, उसके पास पावर भी बढ़ती जाएगी। वह कहते हैं वैसे अधोसंरचना का मतलब जैसे धर्म, कानून आदि, तो पूरा व्यवस्था जो है वह एक पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था आप कह सकते हैं, पूरे जो कानून, पूरे सिस्टम पर उसका जो है नियंत्रण बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे है, उसके पास पावर है, तो उसका पर नियंत्रण जो है वो बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग जो चाहेगा वो करेगा और श्रमिकों पर शोषण और बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि उसका नियंत्रण जो है वो सामाजिक व्यवस्था पर या राजनीतिक व्यवस्था पर ज़्यादा है, तो वो श्रमिकों का शोषण जो है वो आसानी से कर पाएगा अपने फेवर में कानून बना के, ये सारी चीज़ें करके। तो ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब मार्क्स कहते हैं कि यह स्थिति श्रमिकों में चेतना उत्पन्न करेगी। आप देख सकते हैं कि आगे जो भी डिस्कस किया है कार्ल मार्क्स ने, वो कहते हैं कि ये जो है ये सारी परिस्थितियाँ मिलकर क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग का ये कहते हैं कि मेन जो उद्देश्य है वो है लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगा क्योंकि मशीनीकरण हो चुका है, प्रौद्योगिकी आ चुकी है, और ये कि वो श्रमिकों का शोषण अधिक करेगा, उन्हें कम पैसे देगा और अपने अधिक पैसे कमाएगा। तो ये जो श्रमिकों की स्थिति है वो दयनीय होगी और वो एक स्थिति में आ जाएंगे कि उनमें एक चेतना उत्पन्न होगी, वो इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो श्रमिकों का जो शोषण का स्वरूप है, उनकी जीवन शैली समस्याएं जैसी है, उनमें चेतना का समान स्तर होगा, तो उन्हें संगठित करेगा और क्रांति के लिए प्रेरित करेगा। मार्क्स के अनुसार ये कहते हैं कि चेतना का इससे इनमें निर्माण होगा, उनकी जो भी स्थिति है, जो भी समस्याएं हैं, वो जो दयनीय स्थिति है, इससे उन्हें इकट्ठे होने का आधार प्रदान करेगी। और इस युग में वंचित वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। पहले के जो समाजों में क्या था कि जो वर्ग था वो स्वयं में वर्ग था, अब क्या है कि उसमें चेतना आ जाएगी, उसमें संगठन आ जाएगा, तो ये स्वयं के लिए वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और संगठित और सक्रिय हो जाएगा क्रांति के लिए। तो ये कहते हैं कि इस ध्रुवीकरण के बाद समाज दो वर्गों में, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग में विभाजित हो जाएगा और खूनी एक संघर्ष होगा या क्रांति होगी, इसमें सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि पूंजीवादी समाज में कैसे उन्होंने कहा कि क्रांति को जन्म दे गए, कैसे क्रांति उत्पन्न होगी। कि श्रमिकों कहते हैं कि श्रमिकों का शोषण जब अधिक बढ़ जाएगा तो श्रमिकों का शोषण जब अधिक बढ़ जाएगा तो इनमें क्या होगा कि एक संगठन की भावना आएगी, एक चेतना की भावना आएगी कि हम इकट्ठे होते हैं अब, और इसमें एक ध्रुवीकरण उत्पन्न होगा और इनमें एक स्वयं के लिए वर्ग की एक भावना परिवर्तित होगी और ये संगठित होकर सक्रिय होंगे और ये उस क्रांति को प्रेरित होंगे और एक क्रांति होगी जिसे सर्वहारा वर्ग की क्रांति कहते हैं। अब मार्क्स कहते हैं कि ये जो क्रांति होगी इसके बाद क्या है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी, जिसे वो कहते हैं कि जिसे ये समाजवाद कहते हैं। और ये कहते हैं कि अंत में जो सर्वहारा वर्ग है अपनी सत्ता को छोड़कर जन सामान्य में शामिल हो जाएगा और एक साम्यवादी समाज होगा। तो मार्क्स कहते हैं कि जो इस युग में है, जो साम्यवादी युग में है, परिवार, जनता, अफीम धर्म का निषेध होगा। जो धर्म का है, जो ये इनका शासन नहीं होगा कि पहले जो है वो धर्म की सत्ता स्थापित थी या फिर राजनीतिक सत्ता स्थापित होगी, ये नहीं कहते हैं कि इस युग में क्या होगा कि जो साम्यवादी युग है, ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही निजी संपत्ति होगी।
और सबको अपनी रुचि के अनुसार काम मिलेगा और सत्ता के अनुसार इनको वेतन मिलेगा। पुलिस, प्रशासन, सेना आदि संस्थाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी और सामाजिक परिवर्तन का चक्र जो है वो सदैव के लिए रुक जाएगा। तो ये है इनकी जो साम्यवादी क्रांति है। और ये कहते हैं साम्यवादी अवस्था में क्या होगा, ये इन्होंने एक इमेजिन किया था, ये ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इन्होंने कहा कि इनका साम्यवादी जो पूंजीवादी युग में जो श्रमिकों का शोषण अधिक बढ़ जाएगा तो क्रांति होगी, ये इनकी कल्पना थी कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि जो क्रांति होगी ये साम्यवादी क्रांति होगी और साम्यवादी युग आएगा। इसमें क्या होगा कि जो सरकार है, जो भी सत्ताएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी, पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएंगे और ये सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित होगी, जिसमें ना कोई धर्म होगा, ना पुलिस होगी, ना कोई संस्था होगी और सब कुछ वो कहते हैं कि जो है वो सबको समान काम मिलेगा और सबको अपनी रुचि के अनुसार काम मिलेगा, सबको उसके अनुसार वेतन मिलेगा। ये इनका एक आदर्श समाज रहा है, जो साम्यवाद इनका एक जो है साम्यवादी जो समाज होगा, इसकी ये बात करते हैं। तो कहते हैं इससे क्या होगा कि यही एक परिवर्तन को जन्म देगा और यही होगी समाज का जो आखिरी अवस्था होगी, यही कहते हैं ये। तो आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये इनका मेनली यही है था कि इनका जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है कि समाज में कैसे परिवर्तन रहे। और समाज को इन्होंने 4 भागों में मेनली बांटा है, जो है इनका आदिम साम्यवाद, उसके बाद से इनका प्राचीन समाज, फिर सामंतवादी युग, फिर पूंजीवादी युग। ये कहते हैं कि सारे समाजों में जो हमेशा 2 वर्ग रहे हैं, हमेशा से इनमें संघर्ष होता रहता है। लेकिन पूंजीवादी युग में क्या हुआ कि संघर्ष जो है अपने चरम स्तर पर पहुँच गया पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में, क्योंकि शोषण जो है मजदूरों का अधिक बढ़ गया और इनमें संगठन की भावना आ गई, ये संगठित हो गए और इन्होंने एक क्रांति कर दी। उससे एक साम्यवादी अवस्था आएगी जहाँ पे श्रमिकों का शासन होगा, जो जो एक ऐसी अवस्था जिस पे किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, सबको अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य में मिलेगा। तो यही है ओवरऑल इनका सिद्धांत का सारांश। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।